तो आ जाइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास जो कि है ऑडिट ऑफ बैंक्स। दोस्तों पहली बात तो ये चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट। मई 2018 में 4 मार्क के लिए आया था और नवंबर 2018 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4 मार्क तो मिनिमम आना ही है। उसके अलावा भी 8 मार्क या हो सकता है 10-12 मार्क का भी आ सकता है, क्योंकि जो पिछले 6-7 महीनों में इंडिया के अंदर जो बैंकिंग फ्रॉड निकल के आए हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हो न्यूज, पंजाब नेशनल बैंक और काफी सारे दूसरे बैंकों में जो गड़बड़ी हुई है, जो सामने आई है, उसके चलते जो ऑडिटर पे भी सवाल उठाए गए थे काफी सारे कि भाई ऑडिटर कर क्या रहे थे इन बैंकों के। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये ऑडिट ऑफ बैंक्स, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छे खासे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 8 मार्क का आ सकता है एटलीस्ट। इसलिए बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉमन सेंस का चैप्टर है। तो जितना ये वीडियो आप अगर देख लोगे तो योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, बाकी आप याद करके रिमेंबर करके खाली लिखना रहेगा। तो मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, क्योंकि इस टॉपिक में क्या है, जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो यही बताता है कि आपको ऑडिट कैसे करना है। थोड़े थोड़े जो स्पेसिफिक सेक्शंस है, ऑडिटिंग ऑफ एडवांसेस या फिर ऑडिटिंग ऑफ रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंडिचर, वो सब पे मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दूंगा। जिस चीज पे मैं स्ट्रेस दूंगा, एनपीएस कैसे कैलकुलेट होते हैं और क्या टाइप के एसेट्स होते हैं, वो सब चीजों पर ध्यान दूंगा मैं ज्यादा, क्योंकि वो नए हैं एंड दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल थिंग दैट यू नीड टू लर्न, एंड वही क्वेश्चंस एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा रहती है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन जो है बैंकिंग ऑपरेशंस, अलग अलग टाइप ऑफ बैंक्स क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक्स इस कंट्री के सबसे बड़ा चंक है बैंक्स का, वो कमर्शियल बैंक्स है। एवरी बैंक दैट यू हैव, योर एसबीआई, आपका एचडीएफसी, कोटक, जो भी बैंक है सब कमर्शियल बैंक मेजॉरिटी आते हैं। फिर हो गए आपके रीजनल रूरल बैंक्स, ये बेसिकली सर्व करते हैं जो छोटे छोटे अपने रूरल एरियाज हैं उनको सर्व करते हैं ये। कोऑपरेटिव बैंक्स आपको पता है, थोड़े फेमस कोऑपरेटिव बैंक्स एपी महेश बैंक है आंध्र प्रदेश के अंदर, एंड काफी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स। और कोऑपरेटिव बैंक जनरली जरूरी नहीं है कि पैन इंडिया हो, तो एक कोई पर्टिकुलर स्टेट या एक कोई पर्टिकुलर रीजन में हो सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। पेमेंट बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक जैसे आईडीबीआई हो गया आपका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है वो, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब अलग अलग टाइप के बैंक्स है। रेगुलेटिंग बॉडी कौन है? रेगुलेटिंग बॉडी अपने को पता होगा दोस्तों, एज फाइनेंस स्टूडेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर क्वार्टर में हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी लेके आ रहा है, रेपो रेट चेंज कर रहा है, सीआरआर चेंज कर रहा है, कुछ ना कुछ चेंज करते रह रहा है, कुछ नए रेगुलेशंस बना रहा है। वी कीप लिस्टिंग कि भाई जो मिंटिंग होती है मनी की, वो आरबीआई करती है। सो बेसिकली आरबीआई इज लाइक द सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस। जैसे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देती है, वैसे आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशंस बनाती है पूरे बैंक्स के लिए इंडिया में, चाहे फिर वो प्राइवेट बैंक्स हो या अपने पब्लिक बैंक्स हो। दोनों बैंक्स विल बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जो भी पैसा इस कंट्री में फ्लो हो, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, विद इन द कंट्री सर्कुलेट हो रहा है, सब कुछ आरबीआई रेगुलेट करेगी, अलग अलग पॉलिसीज बनाते रहेगी वो फ्रॉम टाइम टू टाइम। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है दोस्तों बैंक्स के लिए। आप सोच सकते हो बैंकिंग कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है एक कंट्री के लिए। अगर बैंक्स बराबर रेगुलेट नहीं हुए तो इकोनॉमी बहुत बड़ी मार खा सकती है। अगर आपको पता होगा जो अमेरिका में ग्रेट रिसेशन आया था अभी 2008 में, वो था ही जो बैंक्स थे वहां के बड़े बड़े बैंक्स वो फेल हो गए। रेगुलेशन इंडिया में जो है बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, इसलिए 2008 में अपने पर ज्यादा इफेक्ट आया नहीं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड। आरबीआई बहुत माइक्रो लेवल पे मैनेज करता है बैंक्स को। काफी जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो फ्री इकोनॉमी के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं यार इतना माइक्रो मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, लेकिन दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सेव्ड आवर कंट्री फ्रॉम द 2008 रिसेशन व्हिच हिट यूएसए एंड देन स्प्रेड अक्रॉस टू द वर्ल्ड, क्योंकि काफी सारे बैंक्स कोलैप्स होने लगे। लकीली इंडिया में वैसा नहीं हुआ, क्योंकि अपने जो पॉलिसीज है, अपना जो रेगुलेशन है, काफी स्ट्रांग थे। तो ये पूरे जो आप देखेंगे सब कुछ 10-12 अपने एक्ट्स हैं जो गवर्न करते हैं बैंक को। सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। बेसिकली देखे तो यही मेन क्रक्स या मेन जो गवर्निंग फ्रेमवर्क कहेंगे वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। उसके बाद आरबीआई एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आपका रीजनल रूरल बैंक एक्ट, कंपनी एक्ट, सब एक्ट कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं थोड़ा बहुत हर एक बैंकिंग सेक्टर को। फीचर्स ऑफ बैंक ऑपरेशंस दोस्तों बहुत सिंपल है। फीचर्स ऑफ बैंक ऑपरेशंस देखो, अभी हम इतने बड़े तो हो गए हैं कि हम कुछ ना कुछ बैंक विजिट तो कर ही लिए होंगे अभी तक। एंड जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे या अगर आप स्टार्ट कर चुके हो आर्टिकलशिप, तो आपको आपकी जो प्रिंसिपल है वो भी काफी बार बैंक भिजाएंगे कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स लाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए आप बैंक जाओगे। आपको पता है जो बैंक का सबसे बड़ा फीचर है या सबसे बड़ा जो क्या बोलते फीचर ही है, वो है ट्रांजैक्शंस। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बहुत हाई ट्रांजैक्शंस होते हैं। सोचिए
1.3 बिलियन पॉपुलेशन है अपना, उसमें से अगर 10% लोग भी बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि वो हो गया कुछ 13 करोड़ 14 करोड़ लोग, 14 करोड़ लोग अगर दिन में बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग। सभी कुछ बैंकिंग से चल रहा है, स्पेशली डिमोनेटाइजेशन के बाद तो बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस और ज्यादा बढ़ गए हैं। वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड, पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है। काफी सारी कंट्रीज में आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखोगे, स्टेट बैंक्स देखोगे, आपको काफी सारी कंट्रीज में दुनिया के आपको ये सब बैंक्स मिल जाएंगे। लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड। बैंकिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपना मनी डिपॉजिट करो और लेके जाओ, जी नहीं। बैंक्स आजकल फॉरेन करेंसी भी देंगे, हेजिंग भी करेंगे, म्यूचुअल फंड्स भी देंगे, आपको शेयर स्टॉक ऑपरेशंस भी करेंगे, आपका सेविंग्स तो करेंगे ही करेंगे, उसमें भी फिक्स डिपॉजिट्स देंगे। क्या नहीं करते बैंक्स, दे डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मनी लेंड करेंगे, मनी आपका सेफ डिपॉजिट करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट लेंगे, सभी कुछ कर रही है बैंक। तो बैंकिंग के जो ऑपरेशंस है बहुत ज्यादा वाइड है। स्ट्रिक्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी देखिए दोस्तों, आज आप अपने मोबाइल पे बैठे बैठे कुछ भी लाखों का ट्रांजैक्शन करते हो सिर्फ एक क्लिक ऑफ बटन से, दैट इज नथिंग बट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। घर बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है। एक जमाना था जब लाइन में लगना पड़ता था, आज भी एक्चुअली आप जैसे कोई गवर्नमेंट की बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में जाओगे जैसे कि स्टेट बैंक, वहां पर आज भी आपको दिखेंगे लंबे लंबे क्यूज लगे हुए हैं, बट दैट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग नाउ, क्योंकि लोग अब ई प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, उसकी वजह से काफी इजी हो रहा है। स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड कंप्लायंस, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले सुना था कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट विजिलेंस है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो बैंक को गवर्न करते हैं। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों सबसे पहले फॉर्म एंड कंटेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बैंक्स के लिए, वो कंपनीज एक्ट डिफाइन नहीं करती, वो डिफाइन करती है बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट जो है उसका शेड्यूल 3 है, उसमें फॉर्म ए और फॉर्म बी है। फॉर्म ए का थर्ड शेड्यूल जो है वो बैलेंस शीट फॉर्मेट से, बैलेंस शीट की फॉर्मेट बनाता है, बताता है बैंक्स के लिए कैसी होनी चाहिए। एंड जो फॉर्म बी है वो पी&एल की जो प्रोफॉर्मा है या जो टेम्पलेट है वो बताता है कि कैसा पी&एल होना चाहिए एक पर्टिकुलर बैंक के लिए। सो दीज आर दी फ्रेमवर्क, जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट गवर्न करती है, बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होती है अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो बैंक्स को भी एप्लीकेबल है, देयर इज नो एक्सेप्शन इन दैट केस। ऑडिटिंग फ्रेमवर्क, अभी अपना पर्पस ऑडिटिंग की सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम ऑडिटर रहेंगे, अपना पर्पस यही है कि भाई ऑडिट में हम बैंक में क्या करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑडिटिंग फ्रेमवर्क बेसिक्स क्या है ऑडिटिंग की व्हेन इट कम्स टू द ऑडिट ऑफ बैंक। फर्स्ट है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। सेम जो बाकी कंपनीज के लिए एलिजिबिलिटी होती है बैंक ऑडिट करने, बाकी कंपनीज की ऑडिट करने के लिए, वही होती है बैंक ऑडिट के अंदर भी। जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141 जो अपन ने पढ़ा था एलिजिबिलिटी अपने कंपनी ऑडिट चैप्टर में, वही एप्लीकेबिलिटी बैंक के लिए भी सेट है। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन करता है बैंकिंग के लिए? सबसे पहले जो ऑडिटर्स हैं वो अपॉइंट होते हैं बाय शेयर होल्डर्स इन दी एजीएम, अगर वो नॉर्मल बैंक है। अगर नेशनलाइज्ड बैंक है तो जो बैंक खुद अपॉइंट करेगा अपने ऑडिटर्स, बट थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन ईदर केस अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड। चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, आरबीआई का अप्रूवल मैंडेटरी है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। Auditors of State Bank of India are appointed by Comptroller and Auditor General of India in consultation with Central Government. SBI सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की। एक्चुअली देखें तो वाइडेस्ट कवरेज एसबीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड उसके एसोसिएट जो बैंक्स है स्टेट बैंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है अपनी इकोनॉमी के लिए, स्पेशली क्योंकि जो छोटे छोटे गांव है, छोटे टाउन्स है, सब जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विस देती है, स्टेट बैंक जो है सर्विस देते हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी क्रिटिकल बैंक। The auditor of RRB is appointed by bank concerned with the approval of central government. तो ये हो गया अपॉइंटमेंट। रेन्यूमरेशन कैसा है? रेन्यूमरेशन सेक्शन 142 में जो हमने पढ़ा था कंपनी ऑडिट में, वैसा ही प्रोविजंस अप्लाई होंगे, लेकिन रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज टू बी फिक्स्ड बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर्स, जो नॉर्मल पावर्स होते हैं हमने देखा है, राइट्स एंड ड्यूटीज जो ऑडिटर की होती है कंपनी ऑडिट में, देखिए सेम राइट्स एंड ड्यूटीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी ऑडिटर को। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होती है, एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो नॉर्मल रिपोर्ट होती है। दोस्तों अगर आपको याद होगा कारो रिपोर्ट जब हम पढ़ रहे थे, कारो रिपोर्ट में हमने देखा था एक्सेप्शंस, किसको कारो अप्लाई नहीं होता। जो सबसे फर्स्ट नाम था कारो रिपोर्ट किसको अप्लाई नहीं होता, वो था बैंकिंग कंपनी। क्यों? क्योंकि इसके खुद के फॉर्म्स है, खुद का एक फॉर्मेट है जो हम नीचे देखेंगे अभी।
स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स क्या है? इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, ऑडिटर हैज टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। क्या? बैलेंस शीट इज प्रेजेंटिंग फुल एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑल दी नंबर्स दैट आर देयर इन दी बैलेंस शीट। सब सही है, बराबर प्रॉपर्ली ड्रॉन है, एज पर द रिक्वायरमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं। अगर किसी ऑडिटर ने कोई एक्सक्लूसिव एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया था, कोई अकाउंट के लिए या कोई ट्रांजैक्शन के लिए पूछा था, भाई ये ट्रांजैक्शन क्या है मुझे बताओ, तो ही हैज टू टेल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई मैंने पूछा था और मुझे उसका आंसर मिल गया है एंड सेटिस्फैक्टरी था या नहीं था, वो भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वेदर और नॉट ट्रांजैक्शंस ऑफ द बैंक हैव बीन विद इन द पावर ऑफ द बैंक। ना अभी आप सोचो कि भाई पावर ऑफ द बैंक क्या होता है? पावर ऑफ द बैंक ये होता है, हर बैंक को ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ जितने का ट्रांजैक्शन करना है उतना का करो। एवरी बैंक, when it comes to a branch office, when it comes to a regional office, when it comes to central office, when it comes to head office, every bank will have its own limits, its own power कि भाई हम 1 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम 100 करोड़ तक का, हम 1000 करोड़ तक का, हम 1 लाख करोड़ तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये लिमिट्स रहेंगे, काफी सारे ये रहेगी कि भाई रेस्ट्रिक्शंस रहेगी, आप कितना बिजनेस कर सकते हो टोटली, वो कंप्लाई हुआ है या नहीं। Whether or not returns received from the offices and branches of bank have been found adequate, जो भी returns मिले हैं, जो भी आपको information मिली है head office को अपने branch offices से, whether that is sufficient or not, auditor has to mention in his report. Whether the profit or loss account shows proper fair and view or not, वो है any other matter which might be specifically asked by the central government or has to be brought to the notice of central government, has to be given in the report by the auditor. अभी आ जाइए LFAR। LFAR दोस्तों कभी कभी खुद 2 या 4 मार्क के लिए आ जाएगा, व्हाट इज LFAR, या फिर एज अ पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ बैंक आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। LFAR इज नथिंग बट लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। मैं चाहता हूं दोस्तों आप गूगल करें LFAR, आपको पूरा फॉर्मेट मालूम पड़ेगा। कारो रिपोर्ट से थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि ज्यादा बैंकिंग रिलेटेड पॉइंट्स रहेंगे इसके अंदर, जो बैंकिंग को स्पेसिफिकली अप्लाई होते हैं। सेक्शंस रहेंगे उसमें, सेक्शन A B C D रहेगा, उसके अंदर थोड़े पॉइंट्स रहेंगे जो ऑडिटर को फिल कर अपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ अटैच करना है। एंड द फॉर्मेट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय RBI इटसेल्फ। ठीक है, RBI ने ये फॉर्मेट बनाकर दिया है। अभी डेडलाइन भी है LFAR की। LFAR की डेडलाइन क्या है? 30th जून ऑफ एवरी मंथ ये LFAR सबमिट होनी है। आपके जो भी आपका मैनेजमेंट है या जिसको भी आपको रिपोर्ट करना है, उसको LFAR 30 जून तक आपकी ऑडिटर की तरफ से साइन होकर चले जानी चाहिए। अभी एक और चीज क्या है इसमें, जो आप लास्ट लाइन देखोगे, जो LFAR का फॉर्मेट है उसमें एग्जीक्यूटिव समरी नहीं मांगता वो, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि भाई क्योंकि आप मैनेजमेंट को आपके पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे, लेकिन जो की इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है वो एक अगर आप समराइज कर दो एज एन ऑडिटर एक एग्जीक्यूटिव समरी में, तो होता क्या है, मैनेजमेंट या फिर अगर गवर्नमेंट के पास आपकी रिपोर्ट जा रही है, उनके पास पूरा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने का टाइम नहीं होगा, समझने का टाइम नहीं होगा। वो लोग एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ेंगे, 1 पेज या 2 पेज की एग्जीक्यूटिव समरी आप बना के दोगे, वो पढ़ के वो लोग देखेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ है क्या, जो की ऑब्जर्वेशंस है उसमें क्या क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस है, क्या इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो देख के वो लोग समझेंगे। सो इट इज ओनली रिकमेंडेड, इट इज नॉट अ कंपल्सरी मैंडेट, बट इट इज रिकमेंडेड टू हैव एन एग्जीक्यूटिव समरी इन योर LFAR रिपोर्ट। कंडक्टिंग एन ऑडिट, ये प्रोसीजर सेम है दोस्तों जो हमने अभी तक देखा है, ऑडिट, एंगेजमेंट, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, वो सब जो भी चीजें देखी है वो चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई है। इनिशियल कंसिडरेशन एक ऑडिटर का क्या होना चाहिए? सबसे पहला कंसिडर करना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट करूं क्या, अगर नया ऑडिट है बैंक का तो शुड आई एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, इट इज हिज इवैल्यूएशन फॉर वेरियस रीजंस, ही माइट एक्सेप्ट और रिजेक्टेड। कंटिन्यू करूं कि नहीं, अगर ऑलरेडी मैं ऑडिट कर रहा था तो अभी कंटिन्यू करना चाहिए मुझे या नहीं, वो कंसिडर करना पड़ेगा एक ऑडिटर को बिफोर एक्सेप्टिंग द फ्रेश ईयर्स असाइनमेंट। सेकंड है डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस। अगर कुछ भी लोन खुद ऑडिटर लेके रखा है तो फिर वो कैसे ऑडिट करेगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई मैं तो इंडेटेड हूं इस पर्टिकुलर बैंक को। फिर उसके बाद रेगुलेशंस, वेदर इट अलाउज हिम और नॉट, जनरली उसको टीम से बोलेंगे कि भाई तुम इस बैंक को ऑडिट नहीं कर सकते बिकॉज यू आर इंडेटेड योरसेल्फ। इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई ऑलरेडी इंटरनल असाइनमेंट कर रहा है, उसको समझना पड़ेगा, ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई मैं ही कोई दूसरा असाइनमेंट कर रहा हूं, अब मैं ही उसको ऑडिट करूंगा, तो दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन नॉट बी डन। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कंसिडर करना बहुत जरूरी है ऑडिटर को, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, वेदर कुछ प्रिजुडिशियल तो नहीं है, उसका हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा है। जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो कहीं रेस्ट्रिक्टिव तो नहीं है,
जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं बैंक रेस्ट्रिक्ट करना तो नहीं चाह रहा ऑडिटर को कि भाई नहीं तुम ये नहीं देख सकते, कंसिडर करना पड़ेगा ऑडिटर को कि भाई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर हो रही है या नहीं हो रही है मेरे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में। कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, अगर मैं नया ऑडिट ले रहा हूं, नया ऑडिटर हूं मैं, तो जो प्रीवियस ऑडिटर था उससे कम्युनिकेट करूंगा, उसको उससे उसके एक्सपीरियंस पूछूंगा, क्या क्रिटिकल एरियाज है पूछूंगा, अगर उसके निकाला गया है तो क्यों निकाला गया है उससे पूछूंगा। एंड उसके बाद मुझे कंसिडर करना है एक अपनी टीम बनाना, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, मैं अपनी एक ऑडिट एंगेजमेंट टीम बनाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट, दोस्तों काफी बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बैंक ही नहीं कोई भी ऑडिट हो, कोई भी कंपनी हो, उसका एनवायरमेंट समझे बिना आप कैसे ऑडिट करोगे, उसका उसका कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, उसकी अकाउंटिंग सिस्टम कैसी है, उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर ऑडिट इफेक्टिवली। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कितना रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, कितना रिस्क है फ्रॉड का, कोई और स्पेसिफिक रिस्क है क्या इस बैंक को, आउटसोर्सिंग अगर कुछ एक्टिविटीज कर रही है ये बैंक तो उसके लिए क्या रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क या एम्प्लॉय रिस्क, सब रिस्क कंसिडर करने पड़ेंगे एक ऑडिटर को बिफोर एक्सेप्टिंग और बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो सबसे पहले जो फ्रेमवर्क बना के रखी है बैंक खुद का रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, खुद का असेसमेंट करने के लिए, खुद रिस्क मिटिगेट करने के लिए, पहली बात तो ऑडिटर को समझना पड़ेगा कि भाई कैसा खुद का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज नॉट गुड। सबसे पहले क्या देखेगा ऑडिटर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस, कि भाई जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज है वो सब बनानी, जो बनाए हैं लोग या जो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग टॉप लेवल के लोग होने चाहिए, दो चार्ज विद गवर्नेंस, वो लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे पास क्या क्या रिस्क है और हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, बहुत बहुत जरूरी है। एंड जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज है दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद दिस बैंक स्ट्रेटेजी, जो कैपिटल स्ट्रेंथ है, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है, ऑल दिस शुड सिंक। मेरे कुछ रिस्क अलग चल रहे हैं, मेरे कुछ बिजनेस अलग चल रही है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को पता ही नहीं कि क्या करना है, इट विल बिकम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, स्पेशली क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, तो ऑडिटर को यह समझना है कि सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है जो बैंक को अफेक्ट कर सकते हैं। आजकल आप देखेंगे अगर तो जो नीरव मोदी का केस हुआ है वो भी एक बहुत वैसा ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं, क्या बहुत क्रिटिकल रिस्क हो गया है। ये सब जो चीजें हैं, मैं कौन से सेक्टर में काम कर रहा हूं, क्या मैं कमर्शियल बैंक हूं, क्या मैं एक रीजनल रूरल बैंक हूं, क्या मैं एक कोऑपरेटिव बैंक हूं, व्हाट टाइप ऑफ बैंक आई एम, उसके हिसाब से मेरा रिस्क डिफर होगा। एंड ये एसेस करना बहुत जरूरी है एक ऑडिटर के लिए। कंट्रोल एक्टिविटीज, ऑडिटर को समझना है कि बैंक के पास अप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल मैनेजमेंट है या नहीं, किस चीजों के मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है, कि एक ही आदमी लोन का एप्लीकेशन वेरीफाई कर रहा है, वही आदमी पैसे दे रहा है, वही आदमी इंटरेस्ट के लिए फॉलो अप कर रहा है, वही आदमी अकाउंटिंग कर रहा है, ये हो गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट। एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है तो फ्रॉड तो करने के बहुत इजी चांसेस है। वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्या सिस्टम है हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का और अप्रूव करने का, जो मन मर्जी वो ट्रांजैक्शन हो रही है या फिर कोई उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है, कोई चेक कर रहा है, पॉलिसी देख रहा है, पॉलिसी के हिसाब से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है ऑडिटर को। सेटिंग ऑफ लिमिट्स, क्या लिमिट्स, कौन कितना अप्रूवल दे सकता है, कि भाई एक रीजनल मैनेजर इतना का लोन अप्रूव कर सकता है, एक लोकल मैनेजर इतना का लोन अप्रूव कर सकता है, कंट्री मैनेजर इतना का लोन अप्रूव कर सकता है, वेदर लिमिट्स हैव बीन सेट और नॉट। एंड रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन है उसका अप्रूवल्स कहां है, उसकी रिपोर्टिंग हो रही है या नहीं, ऑडिटर को देखना जरूरी है। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट शुड बी सेटअप टू रेगुलरली असेस, यानी कि एक आपका खुद का इंटरनल कंट्रोल टीम हो गया, इंटरनल ऑडिट टीम हो गया, या आपने किसी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया है ये असेस करने के लिए कि भाई मेरे रिस्क जो हैं वो बराबर से मैनेज हो रहे हैं, बराबर से मिटिगेट हो रहे हैं या नहीं। रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं दिन के अंदर बैंक्स में, ठीक है, 2 रुपए के ट्रांजैक्शन से लेकर 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शन तक सब हो रहे हैं हर एक दिन, हर एक सिंगल डे हो रहा है बैंक में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट है। इस सब में जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो आप, जो ईआरपी सिस्टम यूज कर रहे हो, वो हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप लोगों को देखो सबसे सबसे कॉमन जो अपना ईआरपी सिस्टम है, मोस्टली यूज्ड बाय ऑल द स्मॉल कंपनीज, वो है टैली। अभी एक बैंक है एचडीएफसी बैंक, जो कि इंडिया में नहीं ग्लोबली बहुत प्रेजेंस है, अभी क्या वो टैली पे अकाउंटिंग कर सकती है?
जी नहीं, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि टैली विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन गिव अ प्रॉपर फाइनेंशियल नंबर, जैसा कि आपको आईएफआरएस के हिसाब से चाहिए, आपको इंड एस के हिसाब से चाहिए, आपको कोई और कंट्री के रेगुलेशन के हिसाब से चाहिए। टैली उतना नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। एंड द ऑडिटर हैज टू इंश्योर कि जो उसका फाइनेंशियल सिस्टम है बैंक का, वेदर दैट इज साउंड एंड वेदर दैट इज लॉजिकल और नॉट। एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, बेसिकली वही वापस जो ज्ञान था कि ऑडिट स्टार्ट होने से पहले एंगेजमेंट का टीम डिस्कस होना चाहिए, एंगेजमेंट टीम में डिस्कशन होने चाहिए, कौन क्या काम करेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कुछ है तो शेयर करेंगे, सब कुछ को डॉक्यूमेंट करो कि क्या स्टेप्स होंगे क्या नहीं होंगे, रिस्क असेसमेंट बराबर से करो। ये सब आपको प्लानिंग स्टेज पे करनी पड़ेगी कि भाई मेरा ऑडिट टाइमलाइन क्या होना चाहिए, क्या क्या की एरियाज कवर होने चाहिए ताकि मेरा ऑडिट अच्छे से हो। बेनिफिट्स ऑफ डिस्कशन क्या है? एक तो सबको मालूम रहता है कि क्या करना है, लोगों को जो रिस्क है वो सब ऑलरेडी आप लिस्ट डाउन कर लोगे ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑडिट की आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ एनटी जो है ऑडिट का ये मुझे फॉलो करना है एंड यू विल फॉलो इट। ये बेनिफिट ऑफ डिस्कशन है। मैटर्स टू बी डिस्कस्ड, आपको वही वापस से डिस्कस करना है कि क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। आपने क्योंकि रिस्क असेसमेंट कर ली है अपने ऊपर ऑडिट प्लानिंग के टाइम पर, तो आपको नेक्स्ट डिस्कस करना है कि भाई क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, क्या क्या एरर्स थे जो हुए हैं पीछे, फ्रॉड होने के क्या क्या तरीके हैं, एंगेजमेंट रिस्क जो है उसको ऑडिट कैसे कवर करे, कैसे उसको रिस्पॉन्स करे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखनी है तो वो कैसे रखी जाए, क्या चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, क्या चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं, अगर कुछ हमें मिल जाता है कुछ की ऑब्जर्वेशन तो हम कैसे उसको किसको अप्रोच करके किसको बताएं, किससे डिस्कस, ये सब कुछ डिस्कस करना चाहिए अपनी जो एंगेजमेंट टीम है उसके साथ। उनको बता के रखना चाहिए कि भाई बैंकिंग का जो आप ऑडिट कर रहे हो बहुत क्रिटिकल ऑडिट होता है, बहुत ही की ऑडिट होता है एंड यू हैव टू डू इट वेरी वेरी सेफली, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई इट विल हैव लार्ज स्केल इंप्लीकेशंस और सीधा आपके रेप्यूटेशन पे बात आ जाएगी, इसलिए यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। एस्टैब्लिश द ओवरऑल स्ट्रेटजी, दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 300 हमने देखा था। ओवरऑल स्ट्रेटजी जो प्लानिंग करनी है आपको, ऑडिट कैसे करोगे उसको बनाना है आपको प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। जब ओवरऑल स्ट्रेटजी बना रहे हो आप अपने की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करोगे उसमें कंपलसरीली, फिर आप बनाओगे ऑडिट प्लान, सेम अगेन एज पर एसए 300 आप एक ऑडिट प्लान बनाओगे जिसमें कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट आप क्लियरली डॉक्यूमेंट करोगे। उसके बाद आएगा एग्जीक्यूशन फेज कि भाई एंगेजमेंट एग्जीक्यूट भी तो करना है, प्लानिंग तो सब कर ली, अब ऑडिट एक्चुअल में करना है। जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आप लोग टीम डिस्कशंस करोगे, जो रिस्क्स आपने आइडेंटिफाई किए थे उसके अगेंस्ट आपने क्या काम किया वो लिखोगे, फिर उसको कोई आपका मैनेजर या पार्टनर रिव्यू करेगा। जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी थी वेदर दैट इज बीइंग फॉलोड इन आवर ऑडिट और नॉट, वो सब आप देखोगे। ऑडिट मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, ये सब आप एग्जीक्यूशन स्टेज में बैंक का देखोगे। रिलायंस, रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स, और भी काफी सारे रिपोर्ट्स होते हैं बैंकिंग के। देखो मल्टीपल लेवल ऑफ ऑडिट्स होते हैं, स्टैच्यूटरी ऑडिट तो एक ऑडिट है, आपको और भी ऑडिट रिपोर्ट्स रहेगी जो ध्यान में रखनी है। कैसी ऑडिट रिपोर्ट्स? पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल खुद की उनकी ऑडिट रिपोर्ट, कभी कभी आरबीआई भी इंस्पेक्शन करता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट, अपने जो वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी हुआ होगा उसका रिपोर्ट, बहुत सारे इंटरनल रिपोर्ट्स होंगे जो एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर को देखने चाहिए, समझने चाहिए कि भाई ये सब रिपोर्ट्स ने क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया है एंड जो रिस्क आइडेंटिफाई इन्होंने किया है उसका हमारे ऑडिट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एंड हम उसको यूज करके कैसे इंश्योर करें कि जो भी रिस्क है वो मिटिगेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब आ जाइए जो कोर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर और दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑडिट ऑफ बैंक्स का। अभी आ जाते हैं एक्चुअल ऑडिटिंग पे। ऑडिट ऑफ एडवांसेस आप कैसे करोगे? एडवांसेस देखिए दोस्तों, बेसिकली जो सबसे बड़ा बिजनेस होता है बैंक का वो है लोन देना। लोन से आप इंटरेस्ट कमाओगे, उसी इंटरेस्ट के भरोसे बाकी सब तो छोटे छोटे चीजें हैं, कमीशन, ब्रोकरेज, थोड़ा बहुत रहता है, बट द मेन बिजनेस इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड गिविंग आउट लोन टू कस्टमर्स। ये उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ऑडिट ऑफ एडवांसेस बहुत ध्यान से, खास डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती है, खास तरीके से आपको ऑडिट करना होता है। सबसे पहले ऑडिटर को क्या देखना है, जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थी वो मीट हुई है या नहीं हुई है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मतलब बैंक को अपने जो भी बैलेंस शीट है, P&L है, नोट्स टू अकाउंट्स है, उसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है। क्या क्या डिस्क्लोजर देखना है अभी हम देखते हैं। फर्स्ट डिस्क्लोजर, नेचर वाइज डिस्क्लोजर देना है।
बिल्स कितने परचेज हुए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपने पढ़ा होगा, बिल्स कितने परचेज हुए, कितने डिस्काउंट हुए, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट, लोन रिपेबल्स, ये सब क्लियरली बताना है। टर्म लोन्स कितने दिए हैं बैंक में वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। सिक्योरिटी वाइज कितने ऐसे लोन है विच आर सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, तो आप लिखोगे सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स 1 लाख करोड़ अमाउंट ऑफ लोन्स, कवर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटीज 1000 करोड़, अनसिक्योर्ड लोन्स 500 करोड़। आप ये क्लासिफिकेशन दे रहे हो, आप ये डिस्क्लोज कर रहे हो अपने बैलेंस शीट में, अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। लोकेशन वाइज डिस्क्लोजर दोगे, इंडिया में कितने एडवांसेस दिए हैं, उसमें प्रायोरिटी सेक्टर्स को कितने दिए हैं। प्रायोरिटी सेक्टर्स यानी कि आपका हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर हो, आपके एसएमई सेक्टर हो, थोड़े बहुत प्रायोरिटी सेक्टर्स रहते हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताती रहती है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर्स है। प्रायोरिटी सेक्टर्स को मैंने इतना लोन दिया है, पब्लिक सेक्टर को इतना लोन दिया है, दूसरे बैंक को इतना लोन दिया है, बाकी अदर्स को इतना लोन दिया है, ये सब आपको डिस्क्लोज करना है। एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, ड्यू फ्रॉम बैंक्स कितने हैं मुझे ड्यू फ्रॉम बैंक्स, वो एक मैं डिस्क्लोजर करूंगा। ड्यू फ्रॉम अदर्स, bills purchased and discount, syndicated loan and other type of loans that I have given to parties outside India, and उनसे मुझे कितना ड्यू है पूरा पूरा डिस्क्लोजर करूंगा मैं। सेकंड आपको ऑडिटर एज एन ऑडिटर चेक करना है क्लासिफिकेशन एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बैंक ऑडिटर की तरफ से जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल वर्ल्ड फॉलो करते हो, बैंकिंग थोड़ा बहुत देखते हो, आजकल तो और ज्यादा गर्मा गर्मी हो रही है कि भाई इस बैंक का 1000 करोड़ एनपीए है, इस बैंक का 5000 करोड़ एनपीए है, 10,000 करोड़ एनपीए। एनपीए का मतलब क्या है? एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो एसेट है बैंक के पास दैट इज नॉट परफॉर्मिंग, यानी कि उससे रेवेन्यू नहीं आ रहा है बैंक को, and maybe sooner or later it will have to be written off as a bad debt or will be have to be written off, वो useless asset हो गया, वो पैसे गए बैंक के। तो क्लासिफिकेशन क्या है? प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है, नॉर्म्स है उसके कि हाउ डू यू क्लासिफाई योर एसेट्स इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। पहले आते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स वो हो गए जिसमें कोई अभी तक इश्यू नहीं है, बराबर है वो एसेट, जो लोन्स आपने दिए हैं वो बराबर है, उसमें बराबर आपको इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है, बराबर आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, कोई रिस्क नहीं है अभी, दैट इज स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो होते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बट अभी 12 महीने ही हुए हैं, मैंने उसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया है। एनपीए किसको क्लासिफाई करते हैं वो भी नीचे देखेंगे, लेकिन सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो हो गए जो एनपीए मैंने क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, लेकिन अभी तक सिर्फ 12 महीने ही हुए हैं या 12 महीने भी नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा फोन था, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, या एक XYZ लोन था, उस लोन से मुझे इंटरेस्ट आना बंद हो गया, तो मुझे बंद हुआ कल, और आज मैंने उसको एनपीए कर दिया। अब आज मैंने एनपीए किया, कब एनपीए किया? अक्टूबर में एनपीए किया, अक्टूबर 2018 में। जब मैं मार्च में अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूं तो वो हो जाएगा एक सब स्टैंडर्ड एसेट, क्योंकि अभी तक 12 महीने हुए नहीं है। जब 12 महीने एक्सीड हो जाएंगे तो वो बन जाएगा डाउटफुल एसेट, एंड एनपीए एक्सीडिंग 12 मंथ्स विल बिकम अ डाउटफुल एसेट। उसके बाद आता है आपका लॉस एसेट। लॉस एसेट यानी कि गया, अभी उसको राइट ऑफ करना है, उससे कुछ पैसे नहीं आने वाले, बैंक ने या फिर इंटरनल ऑडिटर्स ने या फिर आरबीआई इंस्पेक्शन ने बोल दिया है कि भाई इसके पैसे नहीं आने वाले, चलो इसको फुल्ली या पार्टली जो भी आपको लग रहा है रिकवरेबल नहीं है उसको राइट ऑफ करो, दैट इज योर लॉस एसेट्स। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आ भी सकता है। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों इंडिया में रूल है, ठीक है, बहुत अच्छा रूल है कि बिना सिक्योरिटी के आप एक पैसा भी लोन नहीं दे सकते हो। आजकल थोड़े थोड़े आते हैं कि भाई योर लोन इज योर कोलैटरल फ्री लोन इज रेडी, उसका छोटा मोटा अमाउंट रहेगा एंड आपका सिबिल स्कोर देखकर आपको लोन देंगे, बट मोर और लेस there will be no loan given without having a collateral or without having a security taken by the bank। सिक्योरिटी किस टाइप की होती है? पहली होती है प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? अभी सपोज आप एक गाड़ी खरीद रहे हो, या नहीं, उससे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, आप होम लोन ले रहे हो, ठीक है, अपना घर खरीदने के लिए होम लोन ले रहे हो, आपको चाहिए, आपका घर का वैल्यू है आपका 1 करोड़, तो बैंक आपको 1 करोड़ का लोन देगा नहीं, वो एक परसेंटेज लोन देगा आपको, से 50 लाख का लोन दे रहा है, ठीक है। अभी वो बोल रहा है कोलैटरल दो, मुझे कुछ, मुझे गिरवी रखो मेरे पास, आप 50 लाख कल को नहीं दे पाए तो मैं क्या करूंगा? आप क्या बोल रहे हो कि मेरे जो नए घर के कागज है वो आप एज अ सिक्योरिटी रख लो, और कल अगर मैं 50 लाख रुपए नहीं दे पाता हूं तो ये घर आपका हो गया। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी, यानी कि जिस चीज के लिए मैं लोन ले रहा हूं वही चीज मैं
बैंक के पास गिरवी रख रहा हूं एज अ सिक्योरिटी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी। नेक्स्ट आता है कोलैटरल सिक्योरिटी। अभी सपोज मैंने कार के लिए लोन लिया है, मुझे लोन चाहिए 5 लाख रुपए का, गाड़ी के लिए मैंने ले लिया। अब बैंक बोल रही है ठीक है तुम गाड़ी गिरवी रख दो, मैं बोलूंगा नहीं गाड़ी गिरवी नहीं रखता हूँ, या बैंक भी बोल सकती है नहीं भाई मैं गाड़ी गिरवी नहीं रखूंगा, गाड़ी पता नहीं कल को ठुक जाए तुम्हारी गाड़ी, मेरा तो जीरो हो जाएगा, तुम और कुछ रखो उसके अगेंस्ट एज अ सिक्योरिटी। तो मैं क्या बोलूंगा ठीक है सर मेरे पास ये गहने हैं, जेवर है, आप ये जेवर रख लीजिए, ये 5 लाख रुपए के हैं, उसके बदले मुझे लोन दे दीजिए। यानी कि मैं एसेट एक्स खरीद रहा हूं और गिरवी रख रहा हूं एसेट वाई, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल सिक्योरिटी। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत सिंपल। अभी सिक्योरिटी में भी क्रिएटेड इन डिफरेंट मोड्स, कौन से मोड्स है वो, फर्स्ट है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का बेस्ट एग्जांपल क्या है, अपना जो हाउस रेंट, अपना रियल एस्टेट है, मैं एक हाउस खरीद रहा हूं, मैंने अपने कागज रेंट पे रख उसके अपने गिरवी रख दिए अपने घर को, या कुछ लोन लेने के लिए मैंने अपना घर के पेपर्स गिरवी रख दिए बैंक के पास, उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। बहुत सुनते हो आप, मूवीज में देखते हो घर गिरवी रखा हुआ है, बैंक ऑक्शन कर रहा है, वो सब है। नेक्स्ट आता है प्लेज। प्लेज का मतलब क्या है, मैं फिजिकल गुड्स अपने बैंक को दे रहा हूं कि भाई ये लो मेरे गुड्स हैं, आप ये ले लो, जब मैं आपको वापस अपना लोन चुकाऊंगा तब ये गुड्स मुझे आपको दे देना। इसमें जो ओनरशिप है वो ओनरशिप प्लेजर के पास ही है, बैंक के पास नहीं आई है उसकी ओनरशिप, लेकिन बैंक अभी इसका हकदार है, बैंक के पास ये रखा हुआ है। जिस दिन बैंक को लगेगा कि भाई तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो, मैं उसको लिक्विडेट करके अपने पैसे ले लूंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मॉर्टगेज में क्या हो रहा है, मैं सिर्फ अपने कागज रखता हूं, प्लेज में मैं एक्चुअली फिजिकल गुड्स रख रहा हूं। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन का बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा दोस्तों। आप काफी सारे ऑटोज या काफी सारे कैब जो है नए नए, उनके पीछे देखते होंगे दिस कार हैज बीन हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो एंड सो ब्रांच, दिस ऑटो हैज बीन हाइपोथिकेटेड टू एसबीआई। यानी कि इसमें क्या हुआ, मैंने एक लोन लिया है, मे बी फॉर दैट एसेट ओनली, इट इज लाइक प्राइमरी सिक्योरिटी समझ लो। मैंने लोन ले लिया, मैंने उसी चीज को हाइपोथिकेट कर दिया बैंक को, फिजिकली मेरे पास है वो ऑटो या गाड़ी, उसकी ओनरशिप भी मेरे पास है लीगली, लेकिन कागज जो है वो बैंक के पास है। यानी कि बैंक के पास उसका डॉक्यूमेंट्स है, जब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा वो गाड़ी को बेच देगा, उठा के ले जाएगा, ऑटो को बेच देगा, उठा के ले जाएगा, जो करना है करेगा, लेकिन वो बैंक की प्रॉपर्टी मेरी ही है, उसका ओनरशिप मेरे पास है, उसका फिजिकल प्रेजेंस मेरे पास है, लेकिन मैंने टेक्निकली वो बैंक के पास है। जब बैंक अगर आप पैसे नहीं दे पाओगे तो वो उसको बेच देगा। लीन, लीन का मतलब क्या है, लीन इज क्रिएशन ऑफ अ लीगल चार्ज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर विच गिव्स अ लीगल राइट कि भाई मैं जब चाहूं ये बेच सकता हूं, एसेट सीज कर सकता हूं, डिस्पोज कर सकता हूं, लिक्विडेट कर सकता हूं। ये सब लीन कब होगा, जब आप थोड़े ऐसे एसेट्स खरीद रहे हो जिनमें एसेट नॉन परफॉर्मिंग होने का चांस थोड़ा ज्यादा है, उसमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी बैंक और लीन करे, मतलब आप लीन दे सकते हो गवर्नमेंट को ताकि आप थोड़ा ज्यादा लोन उठा सको। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है, अभी मेरे बुक में डेटार्स है, ठीक है, डेटार्स मतलब मुझे किसी से पैसे आने हैं। सपोज एग्जांपल मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हूं और मेरे डेटार्स का टोटल जो अमाउंट है मेरे बैलेंस शीट में वो है से 100 करोड़। अभी मुझे एक लोन चाहिए 50 करोड़ रुपए का, ठीक है, 50 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, मुझे कोलैटरल नहीं देना या मेरे पास कुछ कोलैटरल है नहीं देने को, मैं बैंक को बोलूंगा भाई एक काम कर, ये जितने भी डेटार्स है ना वो तेरे हाथ से, ठीक है, जब तक मैं अपने पैसे नहीं लौटाता ये 100 करोड़ तेरे, यानी कि जो भी पैसे उस डेटार से आएंगे वो सीधा तुझे मिलेंगे। यू आर दी ओनर ऑफ दोज 100 करोड़ वर्थ ऑफ डेटार्स, ये आपको मैंने दे दिया है। तो इसमें बैंक का क्या फायदा हुआ, उसको 100 करोड़ के डेटार्स मिल गए इन 50 करोड़ ऑफ लोन ओनली। कल को अगर आप लोन नहीं दे पाते तो जो भी डेटार्स का अमाउंट आ रहा है वो मेरे पास आ जाएगा, आई विल बी दी ओनर ऑफ दोस डेटार्स। ये थोड़ा थोड़ा कभी रिस्की भी हो जाता है। जनरली असाइनमेंट्स कब होते हैं, अगर कोई कंपनी बेल आउट चाहती है कि भाई मैं तो अब बैंकरप्ट होने वाला हूं या जो लोन लिया था मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, ये मेरे डेटार्स है, आप इनको रख लो और आप इनसे रिकवरी कर लो जो करना है। इन दैट केस बैंक विल बी लाइक ठीक है भाई तेरे डेटार्स पे हमारा राइट है, हम उनसे रिकवरी करेंगे। Only actionable items such as book debts and life insurance policies are accepted by bank as security by way of assignment। यानी कि एक्शनेबल आइटम्स ही है, इसमें क्या है, दैट इज क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय अ मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और बाय प्लेज। यानी कि एक्शनेबल आइटम्स मतलब जो ऑलरेडी हाइपोथिकेटेड नहीं है, ऑलरेडी उस पर कोई प्लेज नहीं है, वो आइटम्स मैं लूंगा। तो उसमें क्या आएगा, बुक डेट्स आएगा, लाइफ इंश्योरेंस आपकी जो पॉलिसी है, क्योंकि इसमें से मुझे पता है कि पैसे मिल जाएंगे, आई कैन रिकवर मनी आउट ऑफ इट, आई विल एक्सेप्ट इट।
प्रूडेंशियल नॉर्म, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। एक एडवांस नॉन परफॉर्मिंग कब बनता है हम वो अभी देखेंगे। एंड एडवांस विल बी क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इफ इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर बैंक, यानी कि जो इंटरेस्ट आ रहा था वो इंटरेस्ट अब नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एन एडवांस हैव रिमेन ओवरड्यू ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 90 दिन हो गए, 180 दिन हो गए, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो था वो आया ही नहीं, मुझे ओवरड्यू है। इन केसेस में क्या होगा, इन केसेस में वो एनपीए बन जाएगा। ओवरड्यू क्या है, एन अमाउंट इज सेड टू बी ओवरड्यू इफ नॉट पेड ऑन ड्यू डेट टू द फिक्स्ड बैंक। मेरा ड्यू डेट था 2 अक्टूबर 2018, मैंने नहीं दिया, इट बिकम्स एन ओवरड्यू। आउट ऑफ ऑर्डर क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर वो है इफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन्ड लिमिट और ड्रॉइंग पावर, यानी कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो होता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, मैं एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकता हूं अपने अकाउंट से, जितना मेरा अकाउंट का बैलेंस था उससे मैं ज्यादा भी निकाल सकता हूं। अगर जो सैंक्शन लिमिट था या जो ड्रॉइंग पावर था उससे ज्यादा आपका ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, बैंक ने एज एन एक्सेप्शन आपको अलाउ किया होगा निकालने के लिए, लेकिन अब वो ओवरड्यू हो गया है और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, सो दैट बिकम्स योर आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि गया वो। If there are no credits continuously for 90 days as on the balance sheet date, or the credits that are not enough to cover the interest debited during the same period, that becomes a non-performing एडवांस। जो एडवांस में दिया है, मुझे 90 दिन से कोई क्रेडिट ही नहीं आया, यानी कि ना प्रिंसिपल अमाउंट आया है ना इंटरेस्ट अमाउंट आया है फॉर स्ट्रेट 90 पीरियड। एंड कोई भी ऐसा नहीं होगा लोन की 90 डेज तक आप पेमेंट कुछ करो ही नहीं। हर महीने आपको एक शेड्यूल रहेगा जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट रीपे करना है बैंक को। अगर वो 90 डेज तक नहीं हुआ है, सो इट विल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन एनपीए क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड एडवांसेस। अभी थोड़े एडवांसेस, थोड़े स्पेशल केस होंगे एडवांसेस के, उन केसेस में क्या करना है। टर्म लोन्स, अगर इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल हैज रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज, दैट इज a term loan which will be classified as an NPA. CC और overdraft जो है, अगर out of order रहता है more than 90 days, it becomes an NPA. Bill purchased or discount and are unpaid for till 90 days, it becomes an NPA. So ये with respect to some specific advances हो गए, term loan, CCOD and bill purchases, specific advances, उनको आप 90 दिन में NPA कर दोगे within 90 days. प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड एसेट्स हमने सुना था, अभी हम यहां पर देखेंगे कि प्रोविजन जो बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो कब बनाएगी बैंक, कितने अमाउंट पे बनाएगी। अगर वो स्टैंडर्ड एसेट है तो 0.4% ऑफ द एसेट अमाउंट, यानी कि बहुत मिनिमम। उसमें भी एसएमई और एग्रीकल्चरल एडवांसेस को 0.25% एंड 1% ऑन कमर्शियल रियल एस्टेट लोन्स प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा बैंक को। सब स्टैंडर्ड एसेट्स 12 मंथ एनपीए, 15% जो कि पूरा आपका प्रोविजन अमाउंट था उसका आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा अगर वो एक सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि अगर 100 रुपए का सब स्टैंडर्ड एसेट है तो 15 रुपए का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एडिशनल प्रोविजन फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन इज एट द रेट 10%, यानी कि अगर अनसिक्योर्ड प्रोविजन है, अनसिक्योर्ड लोन है, कोई कोलैटरल नहीं है उसमें, तो 10% प्लस 15% प्लस एडिशनल 10%, 25% का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा इफ इट इज एन अनसिक्योर्ड लोन, एंड दैट 10% विल बिकम 5% इफ इट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसेस। डाउटफुल एसेट्स यानी कि मोर देन 12 मंथ्स एनपीए है। जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है 100% ऑफ इट विल बी योर प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। अगर 100 रुपए का डाउटफुल एसेट है अनसिक्योर्ड, 100 रुपए का प्रोविजन बनेगा। जो सिक्योर्ड पोर्शन है कोई कोलैटरल के अगेंस्ट, 25 to 100% डिपेंडिंग ऑन कितने महीने से डाउटफुल है वो। अप टू 1 ईयर अगर डाउटफुल है तो 25% आप प्रोविजन बनाओगे, मोर देन 1 ईयर बट अप टू 3 ईयर 40%, अबव 3 इयर्स 100% उसका प्रोविजन बनाओगे। लॉस एसेट्स, वो एसेट्स तो गया कैसे भी, या तो 100% प्रोवाइड करो एंड उसको फिर राइट ऑफ कर दो। लॉस एसेट्स। स्पेशल केसेस विथ रिस्पेक्ट टू एनपीए क्लासिफिकेशन, अभी ये जो चीजें हैं हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा क्या होता है। थोड़े ऐसे ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे ऑडिटर को जो कि है, मतलब जेन्युइन नहीं है, बट इट इज बीन डन टू शो दैट हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, प्लास्टरिंग कर रहे हैं, या फिर थोड़े जेन्युइन एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं जहां पर ऑल्दो द लोन और द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट स्टिल एनपीए की जरूरत नहीं रहेगी। वो क्या क्या है हम देखेंगे। फर्स्ट है अकाउंट रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट डेट्स। अभी थोड़े लोग क्या करेंगे, कस्टमर्स भी होशियार होते हैं ना,
बैंकिंग को बोलेंगे भाई इतना रिलेशनशिप है अपना, इतना अपना अच्छा चल रहा है, हम इतना बिजनेस देते हैं तुझे, अभी देख हम तुझे इंटरेस्ट तो नहीं दे पा रहे, काफी टाइम से हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन बैलेंस शीट डेट के पास आ रही है, अभी बैलेंस शीट बंद करना है अपने को, प्लीज थोड़े क्रेडिट्स दिखा दे मेरे बैंक में ताकि मेरा एनपीए ना हो जाए। दिस इज फ्रॉम कस्टमर साइड। बट बैंक भी चालू है, बैंक क्या बोलेगी, बैंक का सबका एक केआरए होता है कि भाई यू हैव टू हैव मिनिमम एनपीए। अभी एनपीए कम दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है भाई दूसरे अकाउंट जो अच्छा चल रहा है उससे थोड़े पैसे मैं टेम्पररी ट्रांसफर कर देता हूं एक दूसरे अकाउंट में जो कि जिसमें कुछ क्रेडिट्स आए नहीं है, थोड़ा सेट ऑफ कर देता हूं, बाद में मैं रिवर्स कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मार्च के महीने में बहुत सारे क्रेडिट्स दिखा दूंगा, क्रेडिट 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 क्रेडिट, तो क्या लगेगा ऑडिटर को कि हाँ ये तो ठीक है क्रेडिट्स तो आए हैं, इसमें एनपीए नहीं है ये, द बैंक विल नॉट क्लासिफाई इट एज एनपीए, बट दैट इज रॉन्ग एंड ऑडिटर हैज टू चेक कि भाई बाकी जो 10 महीने 11 महीने थे उसमें भी पैसे आए हैं या नहीं। मालूम पड़ा कि सब पैसे क्रेडिट सिर्फ मार्च में हुए हैं, even if that is a genuine transaction you have to classify it as an NPA because there is a clear intention कि बस मैं अपने अकाउंट को रेगुलराइज करने के लिए मार्च में क्रेडिट्स करवा दिया हूं, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर एंड इवन द बैंक शुड क्लासिफाई इट एज एनपीए। एसेट क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज, अगर एक बोरोवर का एक कोई अकाउंट जो एनपीए हो जाता है, उसके हर एक अकाउंट या हर एक फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है उस पर्टिकुलर बोरोवर को, वो सब एनपीए हो जाएगी। इट इज नॉट एज इफ कि नीरव मोदी ने एक पर्टिकुलर लोन में डिफॉल्ट किया है तो सिर्फ वो एक लोन डिफॉल्ट होगा, बाकी सब तो ठीक चल रहे हैं। एंटायर अकाउंट विल बिकम एन एनपीए अकाउंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, जो गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस होती है, अभी थोड़े थोड़े एडवांसेस रहेंगे, गवर्नमेंट गारंटी ले रहा है कि भाई लोग गवर्नमेंट का गारंटी है, इसमें अगर पैसे नहीं भी आए तो मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है, दैट विल नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए अंटिल 2 साल के बाद मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता हूं और बोलता हूं सर ये पैसे मुझे चाहिए। अगर उस टाइम पे गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मैं नहीं दे सकता, एट दैट टाइम यू विल बी राइटिंग इट एज एन एनपीए, तब तक उसको एनपीए आप नहीं दिखाओगे अंडर व्हाट एवर सर्कमस्टेंसेस, इट विल नॉट बी एन एनपीए इफ इट इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखो, दिमाग में बैठाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट है अगर, इट विल बी नॉर्मल एनपीए। स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, कोई ऐसा एक्सक्लूसिविटी नहीं है, सिर्फ वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। एग्रीकल्चरल लोन्स, एग्रीकल्चरल लोन्स में अलग कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज ओवर ड्यू फॉर 2 crop seasons in case of loans granted for short duration crop and 1 crop season in case for loans granted for long duration crop। यानी कि इसमें 90 दिन 1 महीना वो सब का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, मैं क्रॉप सीजन के हिसाब से करूंगा। ये भी एक प्रायोरिटी सेक्टर है, इसलिए थोड़ा उसको रिलैक्सेशन भी है एंड बहुत क्रिटिकल भी है एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसलिए जो छोटे क्रॉप्स हैं वो 2 crop सीजन यानी कि एक ही साल में वो क्रॉप 2 बार निकलेगा 3 बार निकलेगा, तो वो उसको हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, 2 crop सीजन एंड 1 crop सीजन फॉर लॉन्ग। अभी चावल ये सब है वो साल में एक ही बार उगते हैं, उनको 12 महीने लगते, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 12 महीने 15 महीने लगते हैं। तो जब तक वो एक क्रॉप नहीं हो जाता, वो जो लोन दिया हुआ है उस क्रॉप के लिए, उस एग्रीकल्चर लोन दिया हुआ है, वो एनपीए नहीं होगा जब तक कि वो क्रॉप पूरा सीजन नहीं निकल जाता। वंस इट इज लैप्स्ड, जो क्रॉप सीजन था वो खत्म हो गया, वो भी डिफाइंड रहेगा, वो भी शेड्यूल रहेगा, वो अगर लैप्स हो गया टाइम, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, सेम जो ऊपर है वो अपन ने पढ़ा है वही है। ये पॉइंट अच्छा है, पढ़िए। इफ नेचुरल कैलामिटीज इंपेयर रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर बोरोवर्स, बैंक में डिसाइड ऑन देयर ओन वेदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म जो लोन था उसको हम लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दे एंड उसका रीपेमेंट एंड रीस्केड्यूल है, थोड़ा रिलीफ देना है एग्रीकल्चर को। भाई नेचुरल कैलामिटी होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा एग्रीकल्चर को रिलीफ देने के लिए आरबीआई भी बोलेगा, एक गाइडलाइन देगा कि ठीक है भाई आप जो शॉर्ट टर्म लोन था उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दो, 2 क्रॉप सीजन्स ओवरड्यू हो भी गया तो चलो उसको 1 क्रॉप लॉन्ग टर्म सीजन में कन्वर्ट करके उसको बाद में पैसे ले लेना, डोंट शो इट एज एन एनपीए। इरोजन ऑफ सिक्योरिटीज वैल्यू, पहली बात तो जो सिक्योरिटी शेयर मार्केट बॉन्ड्स जो है बहुत 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 रेयर, आई डोंट थिंक, जो मैंने देखा है banks generally do not accept real estate as collateral and shares and securities as collateral। बहुत कम केसेस में होता होगा, क्योंकि होता क्या है अभी शेयर मार्केट, ठीक है, मैंने 100 करोड़ का लोन लिया है आपसे, मैंने आपको 500 करोड़ के शेयर्स दिए, सपोज मैंने इन्फोसिस के 1 लाख शेयर दिए आपको, विच इज 500 करोड़, मैंने बैंक को बोला भाई तू 1 लाख शेयर रख,
500 करोड़ का आज के दिन पे वर्थ है, तो मेरे को सिर्फ 100 करोड़ का लोन दे। ठीक है, बैंक ने दे दिया। कल क्या हुआ, इन्फोसिस बोला भाई हमारा बिजनेस खराब चल रहा है, हम तो बंद होने वाले हैं, या कुछ भी न्यूज आ गया। आपको पता है एक न्यूज आते हैं तो स्टॉक सीधा, आजकल आप देख रहे हो, एक ट्वीट करता है कोई फेसबुक के बारे में या इंस्टाग्राम के बारे में, उसका स्टॉक 20 बिलियन डॉलर कम हो गया, 15 बिलियन डॉलर कम हो गया, कुछ भी हो रहा है आजकल वर्ल्ड में। तो ऐसा ही कुछ न्यूज आया इन्फोसिस के बारे में और उसका स्टॉक हो गया क्रैश। अब उसकी वैल्यू विद इन 2 डेज हो गई 500 करोड़ से 50 करोड़। तब तो बैंक गया। जनरली इसलिए बैंक्स क्या सिक्योरिटीज लेते नहीं है। रियल एस्टेट भी बहुत रिस्की है, क्योंकि रियल एस्टेट जो लैंड है उसमें टाइटल इश्यूज बहुत रहेंगे, सेम वैल्यूएशन इश्यूज बहुत रहेगा, इसलिए जनरली अवॉइड करती है बैंक जो है रियल एस्टेट, जो अनकंस्ट्रक्टेड लैंड है एंड जो आपका शेयर्स हैं वो लेने से। बट फिर भी अगर वैल्यू इरोजन हो गया सिक्योरिटीज में तो क्या करना है वो देखते हैं। In case there arise erosion in the value of security or any fraud is committed by borrowers, banks can directly classify these accounts as doubtful assets or loss assets. यानी कि स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं आ रही, सीधा डाउटफुल एसेट या लॉस एसेट, क्योंकि आपको मालूम है एक बार सिक्योरिटी में गड़बड़ हो गई, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द अमाउंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड वीरियड कुछ मायने नहीं रखता, सीधा वो बनेगा लॉस अकाउंट, सीधा बनेगा वो डाउटफुल एसेट अकाउंट विदाउट एनी अदर कंसिडरेशन। Erosion in the value of securities by more than 50% would be classified as significant and the asset will be immediately classified as doubtful straight away. कोई उसमें दो राय नहीं है, कोई उसमें कोई परमिशन लेने की किसी की जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, जो रियलाइजेबल वैल्यू है, अभी मेरा जो बोरोड सम है 100 करोड़ का, 100 रुपीज का है, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया इन्फोसिस का 100 करोड़ का है, अभी मेरा शेयर का वैल्यू गिर के हो गया है 10 करोड़, तो मैंने आपको 500 करोड़ का कोलेटरल दिया था, 100 करोड़ का लोन लिया था, आज उसकी वैल्यू है 10 करोड़, यानी कि 10%, चलो 10 करोड़ से 9 करोड़ लेता हूं मैं, 10% से भी कम हो गया, यानी कि दैट इज अगेन अ लॉस एसेट एंड इट हैज टू बी रिटर्न ऑफ फुल्ली, नहीं मिलने वाला मेरे को पैसा, वही ये पर्टिकुलर पॉइंट बोल रहा है। तो दो पॉइंट्स हमने देखे, एक था ये 10% वाला एंड एक जो ऊपर हमने देखा वो था अपने 50% से ज्यादा अगर वैल्यू कम हो जाती है एक किसी सिक्योरिटी की, या फिर जो सिक्योरिटी है उसका टोटल वैल्यू बिकम्स लेस देन 10% ऑफ माय बोरोइंग, इट इज एन एनपीए स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्ट बाय नेचुरल कैलामिटीज हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पॉइंट नीड नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए। कंप्यूटेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर। ड्रॉइंग पावर क्या है? ड्रॉइंग पावर ये है कि मेरा एक अकाउंट है, ठीक है, अभी एज अ कस्टमर आई कैन ड्रॉ सम सैंक्शन अमाउंट, सैंक्शन लिमिट्स, ठीक है, वो बोलेगा कि ठीक है सर आप है रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चलो आपका बैलेंस शीट ऐसा है, आपका स्टॉक स्टेटमेंट ऐसा है, मैं आपको ड्रॉइंग पावर देता हूँ 100 करोड़ रुपए का, अब जब चाहो 100 करोड़ रुपए में से आप पैसे निकाल सकते हो। ये 100 करोड़ कैन नॉट बी फिक्स्ड फॉर एवर, बैंक को रीइवैल्यूएट करना है कंटिन्यूसली कि जो सैंक्शन अमाउंट है वेदर वो इनफ है, ज्यादा है, कम है, क्या है। अगर कम है तो उसको आप ज्यादा भी कर सकते हो, मे बी द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, उसका जो कोलैटरल है वो बहुत अच्छा है, जो उसका रीपेमेंट शेड्यूल है बहुत अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप सैंक्शन लिमिट बढ़ा सकते हो, या फिर कंपनी अच्छा नहीं कर रही तो आपको कम करना पड़ेगा। इसमें क्या करोगे, सेकेंड पॉइंट देखिए, एंश्योर दैट विड्रॉल्स इन द वर्किंग कैपिटल कवर्ड बाय एडिक्वेसी ऑफ करंट एसेट्स। आप उनके करंट एसेट्स देखोगे, स्टॉक स्टेटमेंट्स देखोगे, आप उनके क्या क्या करंट एसेट्स है, हर 3 महीने में एक इवैल्यूएशन करोगे, एक आप उनकी बैलेंस शीट लोगे या स्टॉक स्टेटमेंट लोगे विच इज नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स एंड देन यू विल इवैल्यूएट कि भाई ये स्टॉक स्टेटमेंट है इनका 3 मंथ पीरियड का, इसके हिसाब से मुझे इनको कितना सैंक्शन लिमिट देना चाहिए, वो मैनेजमेंट ऑफ द बैंक एक गाइडलाइन बनाना है एंड उसके हिसाब से ही सैंक्शन लिमिट अथॉरिटी जो ड्रॉइंग लिमिट है वो सैंक्शन होनी चाहिए। ये जो रिव्यू है इस पर्टिकुलर ड्रॉइंग पावर का, दैट हैज टू बी रिव्यूड कंटिन्यूसली। स्टॉक ऑडिटर से आप स्टॉक का ऑडिट करवाओगे और उनसे पूछोगे कि भाई जो वैल्यूएशन है वो कितनी है, वो सही है गलत है, जो वैल्यूएशन स्टॉक ऑडिटर आपको दे रहा है उसके हिसाब से आप उनको सैंक्शनिंग लिमिट दोगे, ड्रॉइंग पावर दोगे किसी भी कंपनी को। कंस्ट्रक्शन बिजनेस के केस में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा बैंक को, एंड ऑडिटर भी जब ऑडिट कर रहा है एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा भाई। जैसे मैंने बताया रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत हाईली रिस्की इंडस्ट्री है, उसमें एक दिन में प्रोजेक्ट बनेगा, एक दिन में प्रोजेक्ट बंद भी हो जाएगा, वेरी रिस्की। तो ऐसे लोगों को पैसे का पावर देने से पहले, ड्रॉइंग लिमिट देने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा बैंक को, एंड ऑडिटर हैज टू एंश्योर कि भाई बैंक्स वेर केयरफुल। अभी आ गए
ये सब जो हमने ज्ञान पढ़ा उसके ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ऑडिट में क्या चेक करोगे? पहले चेक करोगे एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या चेक करोगे? जो लोन दिया है वो बराबर क्रेडिट वर्दीनेस इवेल्युएट किया। किसी को भी 1000 करोड़ दे दिया क्या मैंने? मैं जाऊंगा लोन लेने, मुझे 1000 करोड़ नहीं देंगे। मेरा देखेंगे भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कितना किया है तूने, कितना तेरा इनकम है साल का, तेरा पे स्लिप बता, उस हिसाब से मुझे लोन दिया जाएगा। सो ऑडिटर हैज टू चेक वेदर जो वर्दीनेस है, क्रेडिट वर्दीनेस बोरोवर की, वो बराबर चेक हुई है, एंड जो अथॉरिटी थी बैंक की पैसे देने के लिए, वेदर दैट हैज एक्सरसाइज इट अथॉरिटी प्रॉपरली और नॉट। नेक्स्ट, जो भी लोन के डॉक्यूमेंट्स है, हाइपोथेटिकेशन, प्लेजिंग, गारंटी, जो भी था, लोन देने से पहले साइन हो जाने चाहिए। बिना साइन के हाँ ठीक है भाई तू पैसे ले ले मैं बाद में करवा देता हूं, नहीं, पहले लोन डॉक्यूमेंट साइन होगा, उसके बाद लोन दिया जाएगा। ये इंश्योर करना है अपने ऑडिटर को। जो भी मैं अपना सिक्योरिटीज ले रहा हूं या फिर जो भी हाइपोथेटिकेशन कर रहा हूं, ये इंश्योर करना है मुझे कि अगर 100 करोड़ का लोन दे रहा हूं तो मैं 100 करोड़ का हाइपोथेटिकेशन नहीं लूंगा, मैं ज्यादा वैल्यू का हाइपोथेटिकेशन लूंगा। क्यों? बिकॉज आई हैव टू कंसिडर कि कल को कहीं उसका अमाउंट कम नहीं हो जाए। 100 करोड़ का लोन देकर मैं 100 करोड़ का अगर सिक्योरिटीज ले रहा हूं, कल वो सिक्योरिटीज 5 करोड़ की हो गई गिर के शेयर मार्केट में, तब मैं कहां करूंगा? इसलिए ऑडिटर हैज टू इंश्योर वेदर द कवरेज इज प्रॉपर और नॉट। जो सिक्योरिटीज मिली है मुझे, जो भी सिक्योरिटी मिली है मुझे, कोलैटरल मिला है मुझे, it cannot be handled by one person. It has to be in the custody of at least 2 responsible people. That is what is required, and auditor को भी चेक करना है कि भाई जो उसकी फिजिकल कस्टडी है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो पेपर्स हो, उसकी कस्टडी कैसी है। 2 लोग उसको अगर वापस मुझे देना है, वो पेपर जो है कोलैटरल के अगर वापस रिटर्न करना है, तो एटलीस्ट 2 लोग साइन करके, 2 लोग अप्रूव करके देंगे। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ डिसेंट इंटरनल कंट्रोल। सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्टर्ड शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक। अगर कोई सिक्योरिटी है, अगर मैं कोई भी कुछ भी गिरवी रख रहा हूं, हाइपोथेटिकेशन रख रहा हूं, अगर उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बैंक के नाम पर, ना कि जो बोरोवर है उसके नाम पर। इन केस ऑफ फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, द गुड्स शुड बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ रिसीट। टेस्ट चेक करना चाहिए कि भाई मैं फिजिकल गुड्स ले रहा हूं, मैंने 100 लैपटॉप गिरवी रखी है, वो लैपटॉप चल भी रही है कि नहीं, मैं देखूंगा एक एक चीज बराबर रख के। अभी हाइपोथेटिकेशन किया हूं मैं, अगर जैसे मैंने बताया ऑटो या कैब जो था वो हाइपोथेटिकेट किया है मैंने, तो एज अ बैंक में सरप्राइज चेक करूंगा कि बता गाड़ी किधर है, गाड़ी की हालत तो बराबर है ना। आपको मालूम पड़ा गाड़ी का तो एक्सीडेंट होकर डब्बा हो गई है वो गाड़ी, फिर क्या मतलब हुआ? इसलिए आपको सरप्राइज चेक्स करने जरूरी है। पर्सनल इंक्वायरी शुड बी मेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स। मार्केट में वो चीज की, वो सिक्योरिटी की क्या वैल्यू चल रही है। ऑडिटर को भी करना चाहिए अपना खुद का एवेल्यूएशन कि आप दिखा रहे हो कि ये गाड़ी है मेरे पास हाइपोथेटिकेटेड 5 लाख रुपए की, लेकिन मार्केट वैल्यू तो उस गाड़ी का आज के दिन में 3 लाख रुपए ही है, तो आप फिर कैसे 5 लाख का हाइपोथेटिकेशन दिखा रहे हो? नहीं दिखा रहे हो। फॉर एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ड्रॉइंग पावर शुड बी एडजस्टेड। जैसे मैंने आपको बताया, आप ड्रॉइंग पावर इंक्रीज भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन विद इन द सैंक्शन लिमिट होना चाहिए, उससे ज्यादा कभी भी नहीं जा सकता जो बैंक का पावर है। ऑल इर्रेगुलर अकाउंट्स हैव टू बी बॉट टू द नोटिस ऑफ द हेड ऑफिस। अगर ब्रांच ऑफिस है, कुछ भी इर्रेगुलर बैंक अकाउंट्स है, कुछ भी इर्रेगुलर ट्रांजैक्शन है, बैंक को खुद को हेड ऑफिस को बताना चाहिए। अगर नहीं बताया तो ऑडिटर हैज टू टेल इट टू द एचओ रेगुलरली। ऑपरेशन इन ईच एडवांस शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, कि जो एडवांस दिया है मैंने उसमें पैसा आया है, कितना प्रिंसिपल आया है, कितना इंटरेस्ट आया है, कितना ओवरड्यू है, वो सब आपको एटलीस्ट वंस इन अ ईयर चेक करना है फ्रॉम अ बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जिस्ट अ प्रॉपर सिस्टम फॉर पोस्ट डिसबर्समेंट फॉलोअप, यानी कि मैं पैसे देके ऐसा नहीं कि भूल गया भाई हाँ पैसे दिए थे, किसको दिए थे, फॉलो अप करना जरूरी है। हर महीने जैसे ड्यू डेट आने वाला है, मैं रिमाइंडर भेजूंगा, जेंटल रिमाइंडर, योर ड्यू डेट इज ऑन दिस दिस दिस, वी होप टू रिसीव द मनी। बराबर से फॉलो अप हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ओवर ड्यू हो गया तो रिमाइंडर, मेल, कॉल, पर्सन विजिट जाएगा कि भाई पैसे दो हमको, ओवर ड्यू हो गया। देयर शुड बी प्रॉपर सुपरविजन एंड फॉलो अप। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, जो अपन पूरा क्लासिफिकेशन देखे थे, दैट शुड बी एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस ओनली। लास्ट पॉइंट, फंड्स जो है, अगर मैं एक लोन ले रहा हूं, कभी मैं कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहा हूं, तो आई हैव टू इंश्योर एज अ बैंक कि अगर कंस्ट्रक्शन लोन था तो वो जो बोरोवर है वो कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज कर रहा है और किसी दूसरी चीज के लिए यूज नहीं कर रहा। वो कैसे इंश्योर करूंगा मैं? सीए सर्टिफिकेट देगा, इंजीनियर सर्टिफिकेट देगा कि यस सो एंड सो अमाउंट वर्थ ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। 100 करोड़ आपसे लिया था, 100 करोड़ इस चीज में लगा है, विच हैज बीन यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट दैट हैज बीन सैंक्शन।
वो मुझे चेक करना बहुत जरूरी है, बैंक को भी एंड ऑडिटर को भी। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत नॉर्मल है, ऑडिटर को एग्जामिन करना है लोन डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी, टर्म्स ऑफ सैंक्शन एंड यूज ऑफ फंड्स, लोन पॉलिसी ऑफ बैंक, सब कुछ मुझे देखना है कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स क्या थे तुम्हारे, उसके हिसाब से लोन का अकाउंटिंग, लोन का डिसबर्समेंट, लोन का मैनेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी कि एनालिसिस करूंगा मैं कि भाई जो लोन अमाउंट है, पिछले साल कितना लोन अमाउंट था टोटल, इस साल कितना लोन अमाउंट है टोटल, टोटल इंटरेस्ट पहले कितना था अभी कितना है, कोई अनरिकॉर्डेड एडवांसेस तो नहीं है, रिकवर एडवांसेस बराबर से रिकॉग्नाइज हुई है या नहीं, बराबर से क्लासिफाई हुई है या नहीं, ये सब मैं देखूंगा अपने सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में। नॉर्मल जो हम सब्सटैंटिव ऑडिटर प्रोसीजर पढ़ के आए हैं वही यहीं पर भी लागू होते हैं। प्रोविजंस है, कंटिजेंसीज है, सब कुछ आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से है या नहीं वो मैं चेक करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मई 18 में 4 मार्क के लिए कौन सा क्वेश्चन आया था। खाली देखो कि कैसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछती है अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मिस्टर ए अप्रोचेस अ बैंक फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट। The bank branch manager, after verifying the proposal, is agreeable to finance Mr. A, but asks for security to be offered to the bank. पूरा ज्ञान लिखने के बाद लास्ट में पूछ रहा है डिस्कस द नेचर ऑफ सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड टू बी ऑफर्ड टू द बैंक। ये एक क्वेश्चन के लिए उसने 4 लाइन लिखे हैं, बट बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा इसमें अगर उसको कॉन्सेप्ट ठीक से मालूम नहीं है कि क्या आंसर करूं, मैं क्या आंसर करूं, क्या आंसर करूं। इसमें क्या क्या आंसर करना है आपको, 4 मार्क का है। पहले आपको बोलना है प्राइमरी कोलैटरल, प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके बाद हाइपोथिकेशन, प्लेज, लीन, असाइनमेंट, मॉर्टगेज, ये 5 आपको पॉइंट्स ले, तब आपको मिलेंगे 4 मार्क। वेरी सिंपल, 4 मार्क आपके पॉकेट में है अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो। नेक्स्ट पार्ट आ जाइए, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। इनकम, इनकम का ऑडिट आप क्या करोगे, पहले तो इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट कैसे अर्न करेगा बैंक, लोन पे, इन्वेस्टमेंट पे, बिल्स डिस्काउंटेड पे, ये सब पे इंटरेस्ट अर्न करेगा। अदर इनकम क्या है, ब्रोकरेज, कमीशन, एक्सचेंज, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मिसलेनियस इनकम, इनकम फ्रॉम सब्सिडरीज, ये सब हो गए बैंक के अदर इनकम। ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर कि जो इनकम रिकॉग्नाइज हुई है वो उसी पीरियड में रियलाइज हुई थी, उसी पीरियड में अर्न हुई थी, एक्चुअल इनकम है बैंक की, कोई भी इनकम अनरिकॉर्डेड नहीं है, एंड प्रॉपर्ली इट हैज बीन एलोकेटेड टू द करेक्ट हेड्स, करेक्ट अकाउंट्स जब अकाउंटिंग हो रही थी उसकी, ये मुझे इंश्योर करना है। इनकम रिकॉग्निशन विद रिस्पेक्ट टू एडवांसेस। एडवांसेस का आप इनकम रिकॉग्निशन कैसे करोगे, any income which exceeds 1% of total income of the bank if the income is reckoned on gross basis, and 1% of net profit before taxes if the income is reckoned on net of cost basis। अगर 1% से ज्यादा एक्सीड हो रही है आपकी इनकम तो उसको आप अक्रूअल बेसिस पे अकाउंट करोगे, यानी कि रियलाइज होने से पहले ही अकाउंटिंग उसको कर लोगे। अदर इनकम्स में बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एज एंड व्हेन दे रिसीव्ड, यानी कि कैश बेसिस पे कर लोगे, ठीक है। इन केस ऑफ एनपीए, अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कोई वापस पैसा आएगा नहीं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में अगर कोई इंटरेस्ट एक्चुअली आपको आ रहा है, या हो सकता है कंपनी ने बोला ठीक है चलो मैं एक प्रिंसिपल अमाउंट आपको रीपे कर देता हूं, जब तक वो रीपे नहीं होता तब तक आप उसको अकाउंट नहीं करोगे। इट विल ओनली बी डन ऑन अ कैश बेसिस, ऑन अ रियल टाइम बेसिस। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी सर्टिफिकेट, इंद्र विकास पत्र, एक्सेट्रा 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 may be taken as income account on due date provided adequate margin is available in the account। यानी कि जो ड्यू डेट है उस पे आप उसको इनकम रिकॉग्नाइज कर लोगे। अक्रूवल नहीं, मतलब अक्रूवल ही हो गया, ड्यू डेट हो सकता है उसने पे नहीं किया लेकिन आपने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स इट शुड बी प्रॉपर्ली अपोर्शन्ड। फीस एंड कमीशन अर्न्ड बाय द बैंक should be recognized on accrual basis over period covered by the extension। तो इसको कैश बेसिस पे नहीं करना है, जो भी फीस एंड कमीशन था वो आप अक्रूवल बेसिस पे कर लोगे कि हाँ भाई कैश कभी भी आएगा, एक्चुअल अमाउंट कभी भी आएगा, लेकिन इट इज एन अक्रूड इनकम। विथ रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी अगर पूरे इंटरेस्ट रेट जो शेड्यूल है वो प्री डिटरमाइंड है तो आप उसको अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करना है, एंड ऑडिटर हैज टू एंश्योर कि भाई अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग हुआ है या नहीं। इनकम ऑन नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस था वैसे नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट भी हो गया, वैसे पे इनकम आप ओनली ऑन रियलाइजेशन, ओनली ऑन कैश बेसिस करोगे। Income on securities of corporates, PSUs which have been guaranteed by central government or state government can be taken on accrual basis। However, where interest is not serviced regularly and is in arrears, such income cannot be। यानी कि
ऑल्दो इट इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे दे नहीं रही है आपको, स्केड्यूल के हिसाब से नहीं दे रही है, कभी भी मन आ रहा है तब दे रही है, तो उस केस में आप एक्चुअल बेसिस पे ही अकाउंटिंग करोगे, अक्रूवल बेसिस पे नहीं करोगे। इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज कैन बी बुक्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, म्यूचुअल फंड्स ओनली ऑन कैश बेसिस। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रॉपर्ली शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दोस्तों इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम एंड वेदर उसको अक्रूवल अकाउंटिंग करनी है या फिर कैश बेसिस अकाउंटिंग करनी है, बस उतना ही दिया गया है और कुछ भी लॉजिक नहीं है। ये आप पढ़ो, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें लॉजिक कुछ भी समझने के लिए नहीं है। रिवर्सल ऑफ इनकम, इनकम मैंने अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर ली, अब उसको रिवर्स कब करूंगा, क्यों करूंगा? फर्स्ट टाइम एनपीएस, अगर कोई भी एनपीए होता है, पहली बार मैंने उसको एनपीए किया है, अपन ने ऊपर देखा अगर वो एग्जिस्टिंग एनपीए है तो वो कैसे भी कैश बेसिस पे ही अकाउंट होगा जब वो एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ है। लेकिन सपोज मैं अक्रू कर रहा हूं एंड सडनली उसको मेरे को एनपीए करना पड़ा क्योंकि पैसे नहीं आ रहे, इस केस में जितना भी मैंने अक्रू किया है सबको रिवर्स करूंगा या प्रोविजन बनाऊंगा उस अमाउंट की एज सून एज इट बिकम्स एन एनपीए। कमीशन और अदर इनकम, अगर इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस देन कमीशन एंड अदर इनकम with respect to same borrower has to be recognized on accrual basis in the previous year but has not been realized should be reversed or provided for। यानी कि किसी भी कारणवश हो सकता है वो एनपीए हो गया है, एनपीए हो गया है बोरोअर, मैं अब उसका इंटरेस्ट जो है कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, पिछले साल मैंने अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर लिया था जो अभी तक मुझे मिला नहीं है, उन सब को मैं प्रोविजन करूंगा या रिवर्स कर दूंगा। सेम फाइनेंस चार्ज जो होते हैं लीज एसेट्स पे, उनको भी अगर पहले परफॉर्मिंग एसेट्स थे मैंने अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट कर लिया है, उनको भी रिवर्स करूंगा अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए तो। ये हो गया अपना इनकम। अभी आ गया एक्सपेंसेस। व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ अ बैंक? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी कि आपने जो डिपॉजिट किया उस पर इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट आरबीआई या इंटर बैंक बोरोइंग्स पे दिया, ये सब पैसे आप एक्सपेंसेस हो जाते हैं इंटरेस्ट के बैंक के लिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हर एक को लगते हैं, रेंट, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, लाइटिंग, डायरेक्टर फीस, डिप्रिसिएशन, ऑडिटर्स फी, लॉ चार्जेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, सब ऑपरेटिंग फीस हो गए। इनका आप ऑडिटिंग कैसे करोगे? थर्ड आ गया प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, जो भी प्रोविजन है, टैक्सेशन प्रोविजन, एनपीए प्रोविजन, डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज, आप इनकी प्रोविजनिंग करना पड़ेगा आपको। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एक्सपेंस फॉर यू। एज एन ऑडिटर क्या करना है आपको? इंश्योर करना है कि जो ओवरऑल रीजनेबलनेस है एक्सपेंसेस की वो बराबर है। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका रेंट 1000 1 लाख रुपए, फिर 1000 रीजनेबल रहना चाहिए कि भाई 1000 1200 1400 1500 अगर बढ़ भी रहा है तो ऐसा नहीं कि एक ही साथ 1 लाख रुपए बढ़ गया। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव यही है कि रीजनेबलनेस मेरा है, जो अपना ट्रू एंड फेयर व्यू है एक्सपेंसेस का वो बता रहा है या नहीं। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या है उसमें? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, आप पॉलिसी लोगे, आप डिपॉजिट्स देखोगे, टोटल डिपॉजिट्स, एक क्वार्टर का डिपॉजिट्स लोगे आप, उसमें एवरेज इंटरेस्ट रेट लगाओगे, क्योंकि हो सकता है महीने महीने को थोड़ा चेंज हुआ होगा। एवरेज इंटरेस्ट रेट लगाओगे, उसमें से आपको एक वैल्यू आएगा, उसको आप कंप्यूट करके मैच करोगे जो एक्चुअल इंटरेस्ट पेड है उस वैल्यू से। अगर आसपास है दोनों तो ठीक है, अगर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, मटेरियल डिफरेंस है, फिर आप उसकी इंक्वायरी करोगे। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप देखोगे प्रीवियस ईयर की एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो आप इंक्वायरी करोगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप कंप्यूट करोगे, देखोगे उसका कंप्यूटेशन कैसा हुआ है, वेदर ऑल द डिपॉजिट्स के लिए जो भी कंप्यूटेशन हुई है वो हुई है कि नहीं, 100% कवरेज है या नहीं, इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो बैंक की इंटरनल पॉलिसी एंड आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से है या नहीं, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा इन योर ऑडिटिंग प्रोसीजर। सेम वैसा ही इन रिलेशन टू फिक्स डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट रेट जो है वही सेम सर्टिफिकेट भी लिखा गया है कि नहीं। सेविंग अकाउंट जो है शुड बी चेक्ड ऑन अ टेस्ट बेसिस, इंटर ब्रांच बैलेंसेस शुड बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू मैच्योर टर्म लोन शुड बी एस्टिमेटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर। तो ये सब बहुत बेसिक, आप एक बार खाली रीड करो, आपको भी खुद को ठीक से समझ में आ जाएगा। दीज आर जस्ट स्टेटमेंट जो आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट उतना है नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, एनालिटिकल रिव्यू करो कि पिछले साल कितना था, ये साल कितना है, पिछले महीने कितना था, ये महीने कितना है, कितने डेबिट नोट्स अगर कुछ आए हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, कुछ अनरीजनेबल एक्सपेंस तो नहीं लग रहा कि बैंकिंग सेक्टर में ये एक्सपेंस तो होने की जरूरत ही नहीं है, ये सब आप देखोगे। मेजर आइटम जो एक्सपेंडिचर के हैं वो आप देखोगे कि भाई कुछ सिग्निफिकेंट डिविएशंस हो रहे हैं कि हर महीने चेंज हो रहा है एक्सपेंसेस, ये सब आप देखकर समझोगे।
प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसीज वेदर फर्स्टली दे आर एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आरबीआई की गाइडलाइन जो भी गाइडलाइन हो गई उसके हिसाब से है या नहीं। उसका ब्रेकअप देखोगे, कौन कौन से लोन है जो एनपीए हो गए, कौन कौन से एडवांसेस है जो एनपीए हो गए, वेदर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीएस इज प्रॉपर और नॉट। आप पूरा कंप्यूटेशन करोगे टैक्स प्रोविजन का, रिकम्प्यूट करोगे कि जो टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया गया है वो करेक्ट है या नहीं, रिकम्प्यूटेशन से आपको मालूम पड़ेगा कि सही किया है या गलत किया है। तो ये सब हो गया एक प्रोविजंस के बारे में। आप एज अ नॉर्मल ऑडिटर जो नॉर्मल स्टेप्स करते हो कॉमन सेंस वाले, वही आप यहाँ पर करोगे एज एन ऑडिटर। सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल स्टेप्स है जो आपको करना है कि ये 10 चीजें चेक करनी है, ये 10 चीजें आपको मैंने देख ली कि इसका प्रोविजन हुआ है, इसका प्रोविजन हुआ है, इसका प्रोविजन हुआ है, उसका अमाउंट जो था, कैलकुलेशन जो था वो बराबर हुआ है या नहीं, यू हैव टू असर्टेन एज एन ऑडिटर। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है वो अपन ने जो पढ़ा है एनपीए, कब एनपीए होता है, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, सिक्योरिटी, वो सब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है जो आपको ठीक से पढ़ना है। तो दोस्तों ये ओवरऑल था अपना ऑडिट ऑफ बैंक्स। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। सिंपल चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, एक और बार उम्मीद कर रहा हूं। एंड सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास लेकर जल्द ही वापस आऊंगा मैं।